में पैसेंजर नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो आज का जो क्लास होगा वो पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिटेल में समझने का क्लास होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखते हैं, इसको एन भी लिखते हैं। ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साइन हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका यूज क्या है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। आज का क्लास सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ही होगा। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि अगर एक सर सेपरेटिंग रोज 8 बजे होगा, मतलब सुबह के बैच। हाँ 8 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं है शायद ना। वेडनेसडे वाला नहीं। वेडनेसडे वाला जो क्लास है, सो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है जो दो किसी मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मान लीजिए ये एयर है और मान लीजिए ये ग्लास है। एयर को रेयरर कहते हैं और ग्लास को डेंसर। एंड अगर कोई लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है ऑब्लिकली, अगर कोई लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है ऑब्लिकली, तो हम ये नोटिस करेंगे जो लाइट का पाथ होना चाहिए था ग्लास में, वो ये डॉटेड ब्लू लाइंस वाला होना चाहिए था। लेकिन लाइट इस पाथ में नहीं जाकर अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है, रैदर अपने एक्सपेक्टेड पाथ से डिविएट हो जाती है। जहां उसको जाना चाहिए था वो वहां नहीं जाकर उसका जो ओरिजिनल पाथ होता है वो कुछ और ही होता है। ये समझाने के लिए नियम ये रखा गया है कि जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल बनाइए। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उस सरफेस पे एक नॉर्मल बना लीजिए। एंड लाइट अगर रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा एक्सपेक्टेड पाथ था। हमने सोचा था लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड पाथ है, ओरिजिनल पाथ है, वो कुछ और ही था। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम दो एंगल्स का सहारा ले लेते हैं। ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसे आई मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसे आर मान लेते हैं। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल आर। अब यहां ये जो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, ये जो ऑब्जर्व किया है हमने, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये कारण क्या रहा होगा कि लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, तो देयर इज दिस फ्रेज यू विल से चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, आप यही बोलोगे कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जब वो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है और उन दोनों ऑप्टिकल मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। लाइट एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, ये दो ऑप्टिकल मीडियम है और दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग है, तो स्पीड चेंज हो जाएगा। एंड नोटिस करो, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो कुछ भी हो बस चेंज होगा। अच्छा, ये जो चेंज हो रहा है, पहले कुछ था बाद में कुछ है, बढ़ा हुआ घटा हुआ नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कि चेंज हो रहा है, तो पहले कुछ रहा होगा बाद में कुछ रहा होगा। इसका रेशियो लेना, ये जो स्पीड लाइट की चेंज हो रही है, ये जो पहले कुछ था और बाद में कुछ था, इसका जो रेशियो लूंगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दे दिया हमने। अच्छा, इसको रीड कैसे किया जाएगा वो देखो। ये लाइट की दो स्पीड, इसका रेशियो और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से बोलेंगे। म्यू, लाइट कहां से चलना शुरू हो रही है, ए एयर मीडियम, लाइट जा कहां रही है, ग्लास। जब व्हेन टू मीडियम्स आर कंसिडर्ड, when two mediums are considered and one of the medium is air, the refractive index, the refractive index, you call it
as absolute refractive index. Absolute refractive index. जब दो मीडियम की बात कर रहे होते हैं और दो में से एक मीडियम एयर हो जाता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. एंड अब मैं अगर तुमसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पूछूं कि ये तुम कैसे लिखोगे, तो तुम ए म्यू जी इसलिए लिख रहे हो, तुम ए म्यू जी इसलिए लिख रहे हो ये बताने के लिए कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस दो क्वांटिटी का रेशियो ये मैंने बताया है. बताइए किस दो क्वांटिटी का रेशियो लेंगे. Speed of light in air and speed of light in यस gas. ऊपर में क्योंकि आपने एयर लिखा है तो न्यूमरेटर में जो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. और डिनोमिनेटर में क्योंकि ग्लास लिखा है तो ये लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पूरे चैप्टर में इसको मैं सी लिखूंगा. मैं अगर सी लिख रहा हूं तो ये हमारे बीच में अंडरस्टूड कर लेते हैं कि सी मतलब मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोल रहा हूं. और जो मीडियम में होगा वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, टर्पेंटीन हो सकता है, बेंजीन, अल्कोहल, वो कोई भी मीडियम है. अगर लाइट मीडियम से जा रही है जैसे यहां पे मैं ग्लास लिख रहा हूं वो मीडियम होगा तो उसको मैं वी लिखूंगा. मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में बात कर रहा हूं तो मैं उसको सी लिखूंगा और किसी मीडियम में अगर बोल रहा हूं तो उसको मैं वी लिखूंगा. तो एक जनरल सा इक्वेशन फिर बना रहा हूं मैं कि मान लीजिए लाइट एयर से किसी एक मीडियम में जा रही है तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे सी बाई वी. क्लियर है? वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, where c is speed of light in air by speed of light in the given medium, in given medium. Next, अब मान लीजिए लाइट ग्लास से, अच्छा इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड? Speed of light in medium with respect to speed of Very light good. in air. This is how we read this. अब इसको ऐसे बोलो आप, नहीं स्पीड ऑफ लाइट जो तुम बोल रही हो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोलना जरा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium, refractive With index respect to air. of medium with respect to Air air. is the ratio. हाँ बस जिसने भी आंसर दिया था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर बोलोगी तो यही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ये बात समझ आ रही है? Yes. हाँ सब म्यू को n भी लिखते हैं वो स्मॉल लेटर वाला n बस वही. हाँ ये एन नहीं है, बेसिकली ये ईटा होता है. ये एन की एक डंडी थोड़ी बड़ी कर देते हैं, ये ईटा होता है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है. फोर्स वाला चैप्टर में भी तो एक ही था, मशीन वाला चैप्टर में. हाँ वो भी ईटा था, वो एफिशिएंसी लिखा गया था इसीलिए इसको म्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर काफी अच्छा. किताबों में तुम्हें ईटा मिलेगा तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मानते हैं. अच्छा इधर देखिए, अब मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं म्यू जी डब्ल्यू, इसको क्या रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Of water with respect Water, to water with respect to glass. ग्लास. और इसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in glass by speed of light in water. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. नाउ प्लीज टेल मी, क्या दोनों में से एक भी मीडियम एयर है? नहीं. No, क्या बोले sir. सर? ना. क्या दोनों में से एक भी मीडियम एयर है? नहीं है. नहीं. ऐसे केस में when two mediums are considered, when two mediums are considered and none of the medium is air, you call it as क्या कहते हैं इसे? Relative refractive. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वेरी गुड. अच्छा ये रिलेटिव क्यों कहते हैं? ये हमारा टास्क है, दिस इज अ टू डू टास्क. ये हमें पढ़ना है, समझना है कि रिलेटिव वर्ड क्यों कह रहा हूं मैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब मोटा मोटी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है उसको जनरल टर्म्स में डिफाइन करते हैं. मैं एयर, ग्लास, वाटर, ग्लास, मैं ये सब कुछ नहीं लिख रहा. अब तो मैं ये मान रहा हूं कि ये एक सेपरेटिंग सरफेस है, ये मीडियम 1 है,
और ये मीडियम 2 है। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैं एक्चुअली में जनरलाइज कर दिया, मीडियम 1 से मीडियम 2 लाइट जा रही है, और अगर जा रही है, मैं ये मान रहा हूं कि मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है मीडियम 1 से, तो लाइट फॉर श्योर विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। सर रिपीट कीजिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा अब कि एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, मैं ये सब नहीं बोल रहा। मैं एक जनरल सी बात ये कर देता हूं कि ऐसा मान लीजिए लाइट एक मीडियम में थी, उसको मीडियम 1 मान लेते हैं, और लाइट एक दूसरे मीडियम में जा रही है, उसको मीडियम 2 मान लेते हैं, और एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि मीडियम 2 की डेंसिटी मीडियम 1 से ज्यादा है, मीडियम 2 की डेंसिटी मीडियम 1 से ज्यादा है, तो लाइट नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो एक पल के लिए मान लेते हैं, और फिर ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो कहां से स्टार्ट करूंगा ये बताओ। मैं क्या लिखूंगा, म्यू 1 2 ना, अब ये 1 कुछ भी हो सकता है, और इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। एंड इसको अगर डिफाइन करूं, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो। अच्छा, ये कैसे रीड करना है वो लिख लिया। अब मैं अगर इसको डिफाइन करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 would be defined as speed of light in medium 1 by speed of light in yes, medium 2. एक पहला डेफिनेशन ये बनेगा, would be defined as speed of light in medium 1 is defined as ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट, ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक समस्या है। वो क्या है, मैं मीडियम 2 में जो स्पीड होगी लाइट की वो तो नहीं पता कर सकता ना। मुझे अगर म्यू 1 2 निकालना है, ये मुझे निकालना है, तो मुझे दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए। हो सकता है किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी वो मैं नहीं पता कर सकता, तो उस हिसाब से तो मैं म्यू का वैल्यू कभी पता ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो हो सकता है कि आप दोनों ही मीडियम में ना पता करें। हाँ, ये भी हो सकता है। रेशियो इज कांस्टेंट। हाँ, वो रेशियो, अब वो रेशियो वाला डेफिनेशन लिखेंगे। सो पहला तो डेफिनेशन, रेशियो वाला डेफिनेशन में तो वो तो कर लेंगे, उसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेगा, लेकिन अब दोनों का स्पीड कैसे निकालेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल हाँ से जगह हाँ, में तो उसके लिए एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आपका 5 मिनट में इंतजार कर रहा है, आप उदास मत होइए। अच्छा, आप तो ये बताइए, पहला वाला डेफिनेशन जो लिखा वो समझ में आ गया, पर ऐसा हो सकता है कि दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की वो मुझे नहीं पता, तो एक दूसरा प्रोविजन, एक दूसरा डेफिनेशन ये भी लिखा है हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या हो जाएगा? हाँ, लिखना होगा तुमको, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नोट्स तब बना लेना। अभी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी समझोगी लिखोगी तो फिर आधा वो होगा आधा ये होगा। रिकॉर्डिंग में नोट्स बना लेना। अब मैं अगर इसको लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, बच्चों इसको कैसे लिखते हैं? मीडियम 1 उसमें बनने वाला एंगल क्या है? इंसिडेंट आई। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन आई। और मीडियम 2 में बनने वाला एंगल क्या है? साइन आर। साइन आर। तो इसी को वर्ड्स में लिख देते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1, in medium 1 to sine of angle of refraction, to sine of angle of refraction in medium 2। क्लियर हो गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये दो डेफिनेशन, अगर आपको स्पीड लाइट की दोनों मीडियम में पता है तो ऊपर वाला डेफिनेशन वेल एंड गुड है। मान लीजिए आपको किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड नहीं पता है, तो नीचे वाला डेफिनेशन जिंदाबाद है। आप एंगल पता कर सकते हैं, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से आप एक्चुअली में पता कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से आई
साइन आई का वैल्यू आर साइन आर का वैल्यू, ये पता कर लेंगे और रेशियो निकाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो यहां तक जो भी समझना था हमें वो क्लियर है? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट में जा रहा हूं मैं। बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब एक सवाल ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी समझा रहा हूं। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, refractive index of diamond is 2.42, what is the meaning? What is the meaning? Absolute refractive index is 2.42. हाँ, अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर नहीं लिख रहे तो मान लीजिए एयर के साथ कंपेयर कर रहे, what is the meaning of this statement? It means that light travels The speed of 2.42 times light travels in is diamond 2.4 times greater than that it travels in air. नहीं, उल्टा उल्टा बोल बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दो। उल्टा बोल Less, दिया। less. हाँ, अच्छा इधर देखिए, अगर मैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं तो डायमंड को म्यू के नीचे लिखूंगा कि ऊपर लिखूंगा? अच्छा यहां एब्सोल्यूट लिख रहा हूं मैं, नीचे रिफ्रैक्टिव लिखोगे। इंडेक्स डायमंड का बोल रहा हूं और एब्सोल्यूट बोल रहा हूं, तो म्यू को जब एक्सप्रेस करूंगा डायमंड को नीचे लिखूंगा और ऊपर एयर लिख दिया। अब ये क्या आएगा? इसको स्पीड की टर्म्स में लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ना। अच्छा, ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 2.42। अब इधर देखिए, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आता है तो ये तो तभी पॉसिबल है अगर डिनोमिनेटर छोटा रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर बड़ा रहा होगा और डिनोमिनेटर छोटा रहा होगा। डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तभी ये वैल्यू जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ये 1 से ज्यादा आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। Yes. तो Yes, मतलब sir. अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड एयर से कम हो जाती है। लाइट की स्पीड, अब मैं ये बताओ, ये मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगा, तो तुम यही करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय 2.42 ना। और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ बाय 2.42, और इसको डिवाइड करने से 3 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मोर और लेस? 3 डिवाइड बाय 2.42 1.23 2.42, ये 1.23 कुछ आ रहा है, 1.23 इंटू 10⁸। अच्छा ये कितना ऑब्वियस हो गया, देखो मतलब डायमंड में लाइट की स्पीड एयर की तुलना में इतनी कम हो जाती है। एयर में ये 3 इंटू 10⁸ ऑर्डर में चल रहा था, और डायमंड में घुसते ही डायमंड के पार्टिकल्स इतने ज्यादा पैक्ड थे कि वो लाइट को उस तरह से और जाने ही नहीं दिया, उसकी स्पीड को एकदम कम कर देता है, और वो कम होके कितनी हो जाती है? 1.23 इंटू 10⁸। सो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एयर से समान है, एयर से ज्यादा है कि एयर से कम होगी? अगर मैं अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट मैसेज डज इट कन्वे? तो आप कम होगा, कम होगा कितना टाइम्स? कितना टाइम्स? 2.42 टाइम्स। 2.42 टाइम्स। सो जितना ये ज्यादा होगा उतना टाइम लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम है। सो द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन वुड बी लाइक दिस, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 2.42 times less than what it is in air. इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, बिना समझ के हाँ मत बोलिए। So the meaning of this statement would be like this: the speed of light in diamond is 2.42 times less than what it is in air.
बताइए समझ में आया क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हाँ है, सर। हाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये काफी इजी है ये। आप मुझे ये बताइए कि एब्सोल्यूट में एक मीडियम एयर फिक्स होना चाहिए और रिलेटिव में एक भी मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, यही तो है। यस। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान लीजिए मीडियम वन से लाइट मीडियम 2 में जा रही है, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, नॉट मीडियम 1, नॉट मीडियम 2, नन ऑफ द मीडियम इज एयर। ना तो मीडियम 1 ना ही मीडियम 2, दोनों में से कोई भी एयर नहीं है। ये मैंने क्रॉस इक्वल टू क्यों दिया, ये समझ में आ गया? नाइदर मीडियम 1 नॉर मीडियम 2 इज एयर। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में कोई भी एयर नहीं है, तो ये क्या है, रिलेटिव क्या एब्सोल्यूट? रिलेटिव। Thus it is relative refractive index। और मेरे बच्चों, क्योंकि ये मीडियम है तो मैं स्पीड को c मानूंगा कि v मानूंगा? v। और मैं ऐसे लिखूंगा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरी मैथ्स बहुत वीक है पर मैं इतना समझ सकता हूं कि इसको मैं ऐसे लिखूं तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, 1 by v2 by 1 by v1। कोई डिफरेंस नहीं है। v1 by v2 और 1 by v2 by 1 by v1 अगर मैं ऐसे लिखूं, they won't make absolutely any difference, both are exactly the same, right? हाँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं c से। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, c by v2 by c by v1। जो चेंज ऊपर किया वही चेंज नीचे किया है। अगर थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सेम है। अच्छा आपको अभी भी खुशी कोई नहीं दिक्कत हुई? नहीं। अभी आपको खुशी नहीं हुई ये जानकर ये c by v2 क्या है? एब्सोल्यूट हो गया। यस, Absolute हो ये गया। क्या हो गया, μ2 और ये क्या हो गया, μ1 ना? हाँ सर। हाँ। Very good। So what is the relation between relative refractive index and absolute refractive index? आपके स्क्रीन पर है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अच्छा, जो समझने वाली बात है वो अब बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्लास म्यू वाटर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास। देख लो ऊपर वाला रिलेशन, 1 म्यू 2 था, हाँ सर। या ऐसे रीड करो 2 म्यू 1, तो उसको कैसे लिखेंगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 ना? अरे बच्चा बैठी, समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर। देख लो कोई दिक्कत है तो। सर नीचे वाला रिपीट कीजिए ना। আবার বলছি, ऊपर वाला इक्वेशन इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 1 म्यू 2 था, और जब इसको मैं एब्सोल्यूट में लिख रहा हूं तो ये म्यू 2 1 है। इसको समझिए आप। और ये सब कैसे हुआ, ये सब रैंडमली नहीं, ये सब हमने मैथमेटिकली डिराइव किया है। ये ऊपर वाला इक्वेशन में अगर दिक्कत है तो नीचे वाला नहीं समझ आएगा। ये क्लियर है क्या? देखो पहले। हाँ सर समझ आ अच्छा, गया। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि जी म्यू डब्ल्यू, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखो, तो तुम क्या करोगी, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, और ये एयर एयर हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया। बात समझी? हाँ सर, এই সবাই বুঝতে পেরেছিস? वो मैंने नोटिस नहीं किया था। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি।
अच्छा হ্যাঁ স্যার आप मुझे ये पूछ सकते हैं सर এইটা করে আমার কি বেনিফিট হবে, মানে আমি পড়তে গিয়ে যদি এটা বুঝলাম এটা আমার কোথায় কাজে লাগবে। তো শোন हाँ এবার শোন, हमने क्या किया, सारे मीडियम्स का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालकर वो चार्ट बना लिया और उसको फिजिक्स लैब के दरवाजे के पीछे चिपका दिया। और हमें नहीं पता एयर और मीडियम में स्पीड क्या है, मतलब दोनों मीडियम में स्पीड क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सारे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाल रहा हूं तो एयर की तुलना में निकाल रहा हूं, एयर को कंपेयर करके निकाल रहा हूं। हाँ तो मैंने क्या किया, सारे मीडियम जो अवेलेबल यूज कर सकते थे उन सब का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू निकालकर एक पेपर में लिखकर फिजिक्स लैब के दरवाजे के पीछे चिपका दिया। अब जरूरी नहीं कि मैं एयर को एक मीडियम मान के काम करूं, मैं तो कोई भी पेयर ले सकता हूं ना। हाँ अब उस पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मुझे पता करना है तो मैं एब्सोल्यूट की भाषा में लिखकर वो पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो पता कर लूंगा और मुझे जरा सा भी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करूं कैसे करूं। समझ आया मेरे बच्चों? मैंने ये Yes. सारे वैल्यूज हाँ, एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिए। अब मैं कोई भी पेयर ले लूं, मतलब तुम्हारे क्लास का वो लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट वो अजीब सा एक पेयर लेके आ जाता है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो वो एक पेयर लेके आ जाता है कि डायमंड म्यू केरोसिन, मान लो वो ऐसा एक पेयर लेके आ जाता है तो तुम्हें इसका म्यू निकालने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका म्यू कैसे पता करेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव Mu इंडेक्स mu ऑफ kerosene by mu केरोसिन diamond. बाय केरोसिन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बस इतना सही करना है तुम्हें और ये वैल्यू तुम्हें उस दरवाजे के पीछे चार्ट से मिल जाएंगे। ये सुविधा मिल सके इसीलिए ये रिलेशन तैयार किया। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर बुझতে পেরেছি। यस सर। नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप कोई भी मीडियम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एयर भी रह रहा है, आपको तो एयर का भी नहीं पता और दूसरा मीडियम का भी नहीं पता नहीं, स्पीड, आप तो गलत कैसे बात कर। बोल रहे हैं, आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपने जो बात कही उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता। हिमेश, हाँ सर अगर मैं, अच्छा एक कोई भी आर्बिट्री मीडियम बोलिए, अपने घर से कोई भी एक आर्बिट्री मीडियम आप सोच कर बोलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं। बताइए। एक ग्लास ले लीजिए। ग्लास, मान लीजिए मैं म्यू ग्लास निकालना चाहता हूं तो एयर की तुलना में निकालूंगा, ये बात अंडरस्टूड है। और ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको तो ये नहीं पता ना कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है। हमको ये भी नहीं पता एयर में कितना है। आप ऐसा मत बोलिए, एयर में लाइट की स्पीड कितना है, वैक्यूम में होता है कितना। हाँ तो वो वैक्यूम में कैसे पता चला कि इतना है। ओ अच्छा, आप ये पूछ रहे कि वैक्यूम में ये स्पीड कैसे, आपने कैसे पता किया था? हाँ हाँ, तो ये एक अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये अलग सी बात है। अच्छा आप अभी ये मान लीजिए कि वैक्यूम में इतना होता है, एयर में जो होता है वो थोड़ा कम होता है, ये 2.95 इंटू 10⁸ होता है और इसी को हम 3 मान रहे हैं। ठीक है सर। तो ये पता है हमें, ये मान लीजिए आप अभी। हाँ ठीक है। आपको एयर वाला पता है, सिर्फ ग्लास वाला अननोन है, राइट? हाँ और इसी को, इक्वेशन को मैं किससे रिलेट कर दूंगा, साइन आई बाय साइन आर। आर। तो साइन आई साइन आर मुझे एक वैल्यू देगा, एयर मुझे पता है, ग्लास में निकाल लूंगा। ठीक है सर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं। नेक्स्ट, इस चैप्टर का सबसे इनोसेंट ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट इनोसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, लिटरली द मोस्ट इनोसेंट ऑब्जर्वेशन। लाइट वैसे तो बहुत टेढ़ी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, पता नहीं कैसे घूम गई, स्पीड चेंज कर ली, वैसे तो काफी टेढ़ी चीज निकली। पर एक चीज इसने अच्छा किया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और सच मानिए
ये लाइट ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिखाया तो चैप्टर कुछ आसान है, वरना ये और टेढ़ा हो जाता। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। फिर से यही मान रहा हूं कि मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 1 से ज्यादा है। कोई दिक्कत? नहीं। तो अगर ऐसा मान रहा हूं तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हाट वी नोटिस्ड इट, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमने जो सबसे इनोसेंट चीज नोटिस की वो ये थी, ये आई है, ये आर है मेरे बच्चों। यहां पर हमने एक आईना रखा एंड लाइट इतनी सीधी है, ये जिस रास्ते आई थी एग्जैक्टली उसी रास्ते से वापस चली गई, एग्जैक्टली उसी रास्ते से, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट जिस रास्ते से आ रही है उस रास्ते में अगर आप नॉर्मल में एक आईना रख देते हैं, नॉर्मल में, एंगल में नहीं, नॉर्मल में एक आईना रख देते हैं, तो लाइट बेचारी जिस रास्ते से आई थी उसी से सीधे पांव वापस चली जाएगी। और इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ अपॉन रिफ्लेक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। रिट्रेस मतलब समझ रहे हैं, जिससे आई थी उसी से जाएगी। हाँ ना, कुछ बोलोगे? सर फिर से कुछ नहीं, हाँ सर। ये कुछ नहीं लाइट बोलूंगा। जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते में आपने परपेंडिकुलरली एक आईना रखा। हाँ And ये नोटिस करेंगे कि जिस रास्ते से बेचारी आई थी चलकर, एग्जैक्टली उसी रास्ते से वापस चली गई। मतलब एक्चुअली उसको नॉर्मली स्ट्राइक करना पड़ेगा हाँ, मिरर को। नॉर्मली आईने में नॉर्मली हाँ आएगी, सर। तो उस रास्ते से हाँ, ठीक वापस है। चली जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसको लिखूंगा क्या? लाइट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ अपॉन रिफ्लेक्शन, इट रिट्रेसेस its own path when a mirror is placed normal to its path, is placed normally to its path। ये बात समझे? हाँ। अच्छा, फिर सवाल वही है कि इसको पढ़ना क्या जरूरी है? बिना पढ़े नहीं हो सकता। तो सब आंसर है नहीं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये चीजों को और इजी कर देगा। देखो कैसे। अगर मैं मीडियम 1, सॉरी ये नीचे वाला मीडियम 2 होगा, अगर मैं मीडियम 1 से देख रहा हूं तो लाइट कहां से आ रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 ना। हाँ सर। तो ये क्या होगा मेरे बच्चों? इसको कैसे लिखूंगा मैं? μ2 1, ये क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर ना। साइन। ये समझ आया तुम लोगों को? हाँ आया। अच्छा हंसना मत। अपॉन रिफ्लेक्शन, अपॉन रिफ्लेक्शन अब लाइट कहां से जा रही है? 2 से 1 ना। यस हाँ, तो अब क्या लिखूंगा? 2 to 1। साइन आर बाय साइन आई। अब क्या लिखूंगा? साइन आर बाय साइन आई ना। हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट, ये वाला वैल्यू मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 μ2 इंटू 2 μ1, ये क्या हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पता नहीं साइन आई बाय साइन आर बाय, ये सब कुछ देख के मेरे तो हाथ पैर कांप रहे। इसको क्या करना है मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताइए, मेरी मैथ्स वीक है। सर आप शांत रहिए, पानी पीजिए और पढ़ाइए। हाँ, तो ये क्या होगा? काट पीट के क्या आएगा? वही तो बोला मैं। वन होगा। ये 1 हो जाएगा। बोले तो पानी हाँ, सर। पीजिए सर। अरे वाह। अच्छा, अगर 1 μ2 और 2 μ1 1 होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 μ2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 μ1। यस सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? एनी गेस? एनी गेस? देखिए बच्चों, अगर आप ग्लास और वाटर से काम कर रहे हैं,
मान लीजिए आप ग्लास और वाटर को इस तरह चूज करते हैं कि लाइट ग्लास से आ रही है और वाटर को जा रही है, ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ऐसा हो सकता है ना एक केस? हाँ सर। हाँ सर। और ऐसी केस में तुमको जो म्यू का वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए होगा? म्यू डब्ल्यू जी। म्यू डब्ल्यू जी। लेकिन तुमको जो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है वो मान लो ऐसा दिया है, म्यू जी डब्ल्यू। तो फिर तुमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तुमको म्यू डब्ल्यू जी चाहिए, पर जो दिया हुआ है वो क्या है? म्यू जी डब्ल्यू ना। हाँ सर। यस हाँ तो सर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका क्या चार डालोगे? जी म्यू डब्ल्यू चाहिए तुमको, ये क्या हो जाएगा? 1/w म्यू जी, एज पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बात समझे? बिल्कुल। हाँ सर। सर। रिपीट हो गई थी, रिपीट। लिंक भेज रहा हूं, फिर से ज्वाइन करो तब बताता हूं। मीटिंग एंड होने वाला है। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है कि मैं? हाँ सर। हाँ, इजी है, हाँ सर। इजी है ये। मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। सर मैं एक बात नहीं समझी आज की क्लास की। क्या बात? अरे पूछो क्या बात है?